हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक सुनील सराफ साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता, नेशनल स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सुशील जी, एक टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बाजीगर कौन? क्या आपको लगता है कि बाजीगर या छुपा रुस्तम, किसकी तरफ मामला है? ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, मैं उसमें दुविधा में आपको नहीं डालूंगा, लेकिन किस तरह देखते हैं आप जी? देखिए शरद जी, बाजीगर तो वो होता है जो हारी हुई बाजी को जीतने की कौशल रखता है जी। हम अगर इसमें पूरे उपचुनाव के पूरे एनालिसिस करें पिछले 15-16 सालों का, तो उसमें बीजेपी के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। उपचुनाव लड़ना और जीतना कांग्रेस को कम आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस में अगर लीडर वाइज भी हम आकलन करें पिछले 15 सालों का, तो अजय योद्धा जो थे उपचुनाव के विशेषज्ञ कह लें कांग्रेस के, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उनके क्षेत्र में ग्वालियर चंबल में या उनके मालवा में जहां उन्होंने टिकट दिलाया है, वहां पर 7 उपचुनाव 2003 से 2015 के बीच 2018 के बीच हुए थे। उसमें से 7 के 7 चुनाव सिंधिया जीते थे सकते हैं। बाकी अंतिम फैसला तो मतदाता ही लेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर जो रोशनी आ और जा रही है वो थोड़ा सस्पेंस पैदा कर रही है कि बाजीगर या छुपा रुस्तम कौन? क्योंकि छुपा रुस्तम वो होता है जो तमाम समीकरणों को पीछे धकेल कर आगे आ जाता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आपकी तमाम विश्लेषण के जो पहलू हैं उनसे मैं यही समझ पाया कि बाजीगर फैक्टर, इसका पड़ला अगर हम बात करें दमोह में, तो वो भारी जान पड़ता है। होगा कि नहीं, ये नतीजे बताएंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं सुनील जी की तरफ चलूँ। देखिए, मुझे लगता है मैं शर्मा जी की जो दिक्कत है उसको आसान कर देता हूँ कि बिल्कुल सही है। ये जो चुनाव हो रहा है ये जादूगर का हो रहा है। और देखिए, मध्य प्रदेश के जादूगर अनवरत 15 साल से हम यदि बीच का एक जो मिस हैपनिंग है उसको छोड़ दें तो हम मान सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी रहे हैं। और इवन 18 में भी सर्वाधिक मत कांग्रेस भी पूरी ताकत से लड़ी, नो डाउट, हम भी पूरी ताकत से लड़े और सर्वाधिक मत हमको ही, चौथी बार भी सर्वाधिक मत हमको मिले। हाँ, ये बात सच है कि हमारी कुछ सीटें कम हो गई थी और फिर इन लोगों ने बोला, सिंधिया जी को प्रताड़ित करना शुरू किया, तो सिंधिया जी 22-25 लोगों को उन्होंने आके पलड़ा फिर से ठीक कर दिया हमारा। तो स्वाभाविक है कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। उसके बाद आपने उपचुनाव देखे, तो जो सुशील जी बता रहे हैं कि उपचुनाव को भी हमने बिल्कुल आम चुनाव की तरह मजबूती से लड़ा। आपने भी पूरा दौर हमारे साथ उसको कवर किया ही है, देखा ही है शरद जी। और आपने देखा उसमें कोई हमने कसर नहीं रखी उपचुनाव में, क्योंकि काफ़ी सीटें होती थी और यही कारण है कि उसमें भी हम 2/3 सीटें जीते। तो हमारा जो 2/3 का लक्ष्य है वो हमेशा हम लोगों ने उसको हासिल कर आगे की तैयारी 23-24 की करे। और आपने सुनी बात डॉक्टर हितेश वाजपेयी की भी और इसके पहले सुशील शर्मा जी की, क्या कहेंगे सुनील जी? देखिए, ये तो चुनाव है, ठीक है, भाजपा बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है, कांग्रेस भी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती है, लड़ रही है जी, और निर्णय जनता को लेना है। मैं तो यही कहना चाहूंगा शरद जी, हितेश वाजपेयी जी बड़े भाई हैं, बड़े वरिष्ठ हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, 15 साल से आप सरकार में हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को याद आ रहा है कुंडलपुर, एक ही मामला है, इतनी भयानक आज हमारे प्रदेश में और देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इतना भयानक एक मुद्दा, उस पर एक चर्चा नहीं होती। जब देखे चर्चा, ये धर्म स्थल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 15 साल से भागलपुर याद दिया है आपको। आज की स्थिति है, आज डीएपी 1200 से 1900 रुपए हो गया। आज महंगाई की इतनी बुरी स्थिति है कि आम आदमी का जीना मुश्किल है। पेट्रोल का रेट हो गया, पेट्रोल के कारण सारी चीजों का, बाजार के सारी चीजों का मूल्य बढ़ गया। आज जनता परेशान है। मैं कह रहा हूं आदरणीय वाजपेयी जी से कि इतना बढ़िया सुशासन, 15 साल का बाजीगर आप सब कुछ है, तो इतनी मशक्कत करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है कि कमलनाथ जी 2 बार गए, शिवराज सिंह जी 4 बार गए, वहां सारे केंद्रीय मंत्री वहां पर है, वीडी शर्मा जी वहां पर है, इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 सेकेंड में जी सराफ साहब 10 सेकेंड बोल दूं आपकी तीनों बातों पर। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने रखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छे डेमोक्रेटिक लीडर की तरह आपने अपने विषयों को रखा है
और मैं बहुत मतलब आपके उज्जवल भविष्य को देखता हूं, हालांकि कांग्रेस को नहीं देख पाता हूं, लेकिन आपको जरूर देखता हूं, क्योंकि वाकई में डेवलपमेंट सेंट्रिक बातें होना चाहिए। और इसीलिए देखिए सराफ साहब, मैंने बात करी बाईपास की, मैंने बात करी कि दमोह किस प्रकार सड़कों से जुड़ा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि दमोह के आसपास साहब हल्दी की बहुत अच्छी खेती हो रही है, और आप भी जानते हैं, आप जमीन से जुड़े नेता हैं, आप जीते हुए हैं, मैं समझता हूं इस बात को। बाकी बातचीत एक तरफ रख दें, तो ये सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि वहाँ इरिगेशन का रकबा बढ़ा है, तभी वहाँ पर बुंदेलखंड की धरती में आज हम कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैं अंतिम बात जो कहना चाहता हूँ आपकी, सर मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, आपने सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब कांग्रेस नहीं दे सकती। आज मान लीजिए कि आपका उनका एक सवाल है, आपको मत मिलता है सर 10 सेकंड, उनका एक बड़ा अहम सवाल है, उसका भी आप इन 10 सेकंड में जवाब दे लीजिए। उनका कहना, जब आप इतने डेवलपमेंट सेंट्रिक हैं तो फिर बांदकपुर, मैं नहीं कहता बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर धार्मिक मुद्दे या भावनात्मक मुद्दे क्यों लेकर आते हैं? देखिए, मैंने सभी मुद्दों के बारे में बोला, उसमें से सराफ साहब ने, चूंकि धर्म से हमको जोड़ा जाता है, हालांकि हमें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाबा महाराज का स्थान हो, कुंडलपुर साहब हो, सब हमको आशीर्वाद है उनका। लेकिन मैं एक दूसरी चीज बात कहना चाहता हूँ। जी, किसी को दिक्कत नहीं है, हम भी उसी धर्म के हैं जिस धर्म के आप, तो उस पर आपत्ति मत हम लोग भी, बात उसके लिए, बात ये कि जब चुनाव होते हैं उस समय ही धर्म क्यों याद आता है? 15 साल बांदकपुर क्यों याद नहीं आया? आप सड़कों की बात कर रहे हैं ना, सड़कों की बात कर रहे हैं। अब मैं सर आपकी अंतिम बात बोल दूं, बहुत जरूरी है, दर्शक सुन रहे होंगे, कि देखिए कांग्रेस को मत देने से क्या डीएपी और यूरिया की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या पेट्रोल की कम हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ना आप केंद्र में सरकार में। सराफ साहब कैसे होगी? सराफ साहब कैसे होगी? क्या विधायक कम कर सकता है? आप बताइए। तो कमलनाथ जी नहीं कम करते तो उन्होंने 2.5 रुपए और बढ़ा दिए। अच्छा, आपको याद है कमलनाथ जी ने रातों रात पेट्रोल की कीमत कमलनाथ जी ने बढ़ा दी थी। शराब साहब, कमलनाथ जी ने रातों रात पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ा दी थी, याद है ना आपको? चलिए, मुझे लगता है सुनील जी का थोड़ा ऑडियो हम देख लें, टेक्निकली ऑडियो हम देख लें। तो मैं जो कहना चाहता हूं, आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। शरद जी, एक केवल बॉटम लाइन ये है कि दमोह की जनता शिवराज जी के साथ 3 साल चलना चाहती है। दे वांट फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट, और शराब जी के ही फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके लिए सुनील जी, हम आपका ऑडियो देख लेते हैं। जब तक मैं आपका ऑडियो देख लेता हूं, अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनील जी का ऑडियो प्लीज चेक करें, और उसके बाद मैं उनका रिएक्शन से जुड़े होने चाहिए। जी सर, विकास परक चुनाव होगा, शहरी क्षेत्र है जी, और विकसित हो गया है, तो विकसित आदमी थोड़ा सा जाति से ऊपर हो जाता है, मेरी बात मानिए। ये बिल्कुल होना चाहिए, और हम विश यही करते हैं। सुनील जी, आप अपनी बात कहें मुकम्मल तौर पर। तभी शराब साहब जैसे लोग चुने जाते हैं। जी सुनील जी। देखिए, मैं सुन रहा था, क्योंकि थोड़ा कनेक्शन उसकी वजह से जी कुछ शब्द नहीं सुन पाया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आदरणीय वाजपेयी जी को भी, आदरणीय शर्मा जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनके बात से। इस बार का चुनाव, और इस बार का ही नहीं, आने वाला अब कोई भी चुनाव, उसमें ना धर्म मुद्दा होगा जो आज जनता का टेस्ट है, उसमें सिर्फ मुद्दा होगा रोजगारी और गरीबी। बिल्कुल सही है, मैंने भी यही बात कही है। आज कोरोना काल में क्या दुर्दशा है लोगों की। 1 साल पहले कोरोना आया, सबको पता था कि दूसरा पीक उसका आएगा, सरकारों की क्या तैयारियां थी। कमलनाथ जी बैठे थे राजनीतिक रूप से देखेंगे बात कर लेनी जी, नहीं तो बीच में फिर तकनीकी दिक्कत होगी। जी सुनील जी, अपनी बात कह लीजिए आप। जी जी। तो इसलिए कोई ऐसा ध्रुवीकरण थोड़ा बहुत होगा, पर मुख्य मुद्दा होगा। मैं कह रहा हूं कि लोधी वर्सेस ऑल भी अगर हुआ तो भी लोधी समाज के वोट भी कांग्रेस को पड़ेंगे, भाजपा के खिलाफ पड़ेंगे, क्योंकि अब लोग सब चीजों से पहुंचते हैं। सर, कुछ दिन गुजारिए दमोह में, आप हम आमंत्रित करते हैं, 4-5 दिन बचे हैं, आइए, मोस्ट वेलकम। मेरी ड्यूटी नहीं लगी है वाजपेयी जी, सर, इसीलिए तो कांग्रेस हारेगी जी, इसीलिए हारेगी सर। आप क्यों है इतने, आप अच्छे आदमी हैं, बौखलाहट क्यों है? आप जो मुख्यमंत्री, अब देखिए सर जी, आप इतने वरिष्ठ विधायक है, सोचिए आप इनको मरहूम रखा गया है दमोह से, तो ये एक स्ट्रैटेजिक भूल है कि नहीं है? वाजपेयी जी ने चुटकी ले ली। सुनील जी की सज्जनता का फायदा उठा ले गए डॉक्टर वाजपेयी जी। जी जी, सुनील जी, डॉक्टर वाजपेयी ने ये कहा कि
अनुभवी और महत्वपूर्ण नेताओं को भी होना चाहिए था। सुनील सराफ साहब को भी होना चाहिए था दमोह में। जी, मुझे लगता है कि उनसे हमारा थोड़ा कनेक्शन है। जी हेलो, हाँ जी, जी बोलिए, आप मुझे कह रहा था जी। आप इतने कॉन्फिडेंट है वाजपेयी जी, आपकी सरकार ने 15-17 साल में बहुत अच्छा काम किया है, तो आप लोग इतने हलाकान क्यों हैं? नहीं है क्यों सर, बहुत मुख्यमंत्री जी खुश हैं 4-4 बार वहाँ 6-6 केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, बेटी शर्मा जी सर, बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं सब। आप लोग क्यों हैं? सर हमारे कार्यकर्ता हैं और गंभीरता से लेते हैं हम चुनाव को, आपके चुनाव को भी लेंगे। 23 में जरा कमर कसिएगा। देखिए अब वाजपेयी जी, गंभीरता से लेना और हड़बड़ाहट अलग अलग होती है, और वो दिख रही है आपकी हड़बड़ाहट, आपकी बेचैनी दिख रही है। ये गंभीरता से लेना नहीं सर, हुआ। अब 2 मई को पता लग जाएगी, छोड़ छोड़ दीजिए सर। ऐसे चुनाव नहीं होते हैं, ये तो चुनाव। अच्छा सुनील जी, मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मैं मानूं कि कांग्रेस दावा कर रही है कि उसका पलड़ा भारी है, तो आपकी ताकत क्या है? क्या मानूं मैं, क्या वजह है कि लोग अगर आपको वोट करें, तो क्या वजह है कि क्यों करें कांग्रेस को? वजह सबसे बड़ी ये है कि 15 महीने में लोगों ने कमलनाथ जी के तो गुजर गए सर, देखा। पर ठीक है, अभी एक सीट से कमलनाथ जी की सरकार नहीं आ जाने वाली है, पर भारतीय जनता पार्टी से लोग हलाकान है, परेशान है, सबक सिखाना चाहते हैं कि सरकार अगर नहीं चाहती सर खाली हाथ है इसका मतलब, आपके पास एक चीज नहीं है कोई देने के लिए। नहीं देंगे। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से ये चुनाव लड़ा जाना था, कांग्रेस को जिन पैरामीटर्स पे लड़ना था, उसके बड़े नेताओं का हुजूम वहां मैदान में उतरना था। 80 विधायकों की ड्यूटी लगाई थी जी, आप एक भी नहीं है जी। वहां जिस तरह की एक कांग्रेस की एक पूरी, कम से कम मैं सोचता हूं कि एक युवा बैटल, एक युवा जो आपके नेता हैं उनकी एक तो पूरी जमात वहां नजर आनी थी। लेकिन दमोह में हमें उस तरह से, जैसा बीजेपी ने ताकत झोंकी, जैसा वो झोंकती है, आपके यहाँ से वो स्ट्रेंथ नहीं दिखी सुनील जी। देखिए मेरा यह मानना है जी कि लोकतंत्र में जब किसी क्षेत्र के चुनाव में सारे बाहरी ताकतवर लोग घुसते हैं, तो वहां पर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाता है। बाहरी कैसे हो गए सर? मंत्री बैठे हैं, सब आप लोग ये तो बैठे हैं, शरद जी वहां पर ऑब्जेक्शनेबल है। फिर तो कमलनाथ जी प्रदेश में सबसे पहले बाहरी हो गए। खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इसमें चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। अगर भाजपा को प्रजातंत्र में विश्वास है, जो कि है ही नहीं, प्रजातंत्र का करना चाहती है भाजपा, तो वहां पर सराफ साहब, कमलनाथ अंदरूनी है, बाहरी मध्य प्रदेश के लिए। क्या जरूरत है वहां 20-20 मंत्रियों को उतारने की? एक मंत्री एक फौज में घूम है, क्या जरूरत है इतना हवादान होने की? भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव होने दे, टेलीफोन पे चुनाव जीतना चाहते हैं शरद जी, जो संभव नहीं है। चलिए सुनील जी, बहुत धन्यवाद। ऑफर करने के लिए भी नहीं बहुत धन्यवाद सुशील जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी। इतना तो तय है कि जंग दिलचस्प है, लेकिन इस दिलचस्प जंग में फिर वही सवाल खड़ा होता है कि अंतिम क्षणों में परिस्थितियों को देखकर रणनीति ज़रूरत पड़े तो बदलता कौन है, नई परिस्थितियों के हिसाब से अपने को एडजस्ट कौन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर चुनाव मुद्दों को छोड़कर जातीय तरफ जाता हुआ, जातीय ध्रुवीकरण की तरफ भी जाता हुआ दिखता है, तो उन परिस्थितियों के लिए भी अपने को तैयार रखते हुए उसमें भी अपने को आगे रखने की कोशिश करता हुआ कौन दिखता है।